अब हम लोग CML के लैब फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि लैब फाइंडिंग्स में क्या-क्या देखने को मिल सकता है। तो मान लो कि ब्लड प्रोफाइल कराया मैंने, तो ब्लड प्रोफाइल से तो बहुत सिंपल है, मुझे ये तो पक्का समझ में आने वाला है कि आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, इस वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। अगर दोनों सेम ही प्रोपोर्शन में गायब हो रहे हैं कि आरबीसी खत्म हो गया, हीमोग्लोबिन भी डाउन जाएगा, तो ऐसे में हम लोग इसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया बोलेंगे। ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक या फिर हाइपरक्रोमिक माइक्रोसिटिक, हम कुछ और नहीं बोलेंगे, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसीज उतना ही खत्म हो रहा है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से हीमोग्लोबिन भी डाउन हो रहा है। रही बात हमारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहेगा पेशेंट को, ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज का अगर आप देखोगे वैल्यूज, तो उसमें मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस होगा, अच्छा खासा ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, एंड दैट टू इन रेंज ऑफ अराउंड 2 lakhs। ठीक है, पर माइक्रोलीटर। ठीक है, तो बेसिकली 2 लाख के काउंट के आसपास रहेगा, वो भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक, अब यहाँ पे पेरिफेरल स्मीयर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट्स भी क्या कहते हैं इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, तो पेरिफेरल स्मीयर अगर बनाओगे, ये फाइंडिंग है पेरिफेरल स्मीयर की, ब्लड का पेरिफेरल स्मीयर बनाया मैंने अगर, तो उसमें बेसिकली इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट्स तो मिल ही रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेसोफिल्स, एजिनोफिल्स। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स मिल रहे हैं, जैसे इसमें बेसोफिल्स भी मिल सकते हैं, एजिनोफिल्स भी मिल सकते हैं, जो कि हमारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पेरिफेरल स्मीयर में जब दिखते हैं तो अलग अलग कलर इंपार्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं गार्डन पार्टी अपीयरेंस। तो ये बेसिकली एक कोर पैथोलॉजी का एक स्लाइड का अपीयरेंस हो गया है कि पेरिफेरल स्मीयर में गार्डन पार्टी अपीयरेंस आपको सीएमएल में मिलता है। उसके बाद अगर मैं बोन मैरो के फाइंडिंग्स की बात करूं, ठीक है, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि हाइपर सेलुलैरिटी प्रेजेंट होगी, माइलॉइड सेल्स जो होंगे उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सेलुलैरिटी मिलेगी बोन मैरो में, और जो माइलॉइड माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो है वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो इंक्रीज रहेगा, वो इस वजह से है क्योंकि जो एरिथ्रोपोइसिस है ना, तो एरिथ्रोपोइटिक सेल्स का रिडक्शन हो जाता है बेसिकली इनमें। तो जब माइलॉइड सीरीज बनती है, ठीक है, तो माइलॉइड सीरीज से ही हमारा क्या कहते हैं एरिथ्रॉइड सीरीज निकल के आता है, जिसमें से हम आरबीसीज बनाते हैं। अब अगर मान लो माइलॉइड सीरीज में ही दिक्कत चल रही है, तो माइलोब्लास्ट में दिक्कत चल रही है, तो वो एक प्रिकर्सर स्टेज में ही अरेस्ट हो गया। तो अब किसी भी हाल में, अब ये तो आने वाले तो हैं नहीं, अगर आ भी रहे हैं तो इमेच्योर आरबीसीज बनेंगे। ठीक है, अगर आ भी जाते हैं ब्लड में आरबीसीज, तो वो एक तरह से इमेच्योर आरबीसीज होंगे, उनका खात्मा होना जरूरी है, वो खत्म हो जाएंगे स्प्लीन में, तो इस वजह से नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी मिल रहा है। लेकिन माइलॉइड का जो प्रिकर्सर स्टेज जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, उससे पहले भी अगर कोई भी स्टेज सरपास हो गया है, वो प्रोलिफरेशन कर जाएगा, तो इस वजह से माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वो इस वजह से क्या होगा कि एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा। ठीक, लेकिन एरिथ्रोपोइटिन जब स्टिमुलेट करने जाएगा बोन मैरो को कि और ज्यादा बनाओ आरबीसीज, तो वो बन के ही नहीं आएगा, तो इस वजह से एरिथ्रोपोइटिक सेल्स ही कम हो गए हैं, तो एरिथ्रोपोइसिस इफेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, और मेगा कैरियोसाइट्स की बात करूंगा अगर मैं, मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट बनाते हैं, वो होंगे तो नॉर्मल शेप में, लेकिन जो साइज होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट की लिनेज भी तो माइलॉइड से ही आ रही है, तो ये भी इनको भी इफेक्ट होना जरूरी है, तो ये भी इफेक्ट हो जाएंगे। फिर आप साइटोजेनेटिक्स करा लो, तो साइटोजेनेटिक्स के रिपोर्ट में तो हमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ट्रांसलोकेशन 922 मिलेगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलो, BCR-ABL फ्यूजन जीन बोलो, ये जो है ये डायग्नोस्टिक है और हॉलमार्क भी है। किसी पेशेंट को अगर ये ट्रांसलोकेशन मिल रहा है, इसका ये मतलब है CML पक्का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइटोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। तो साइटोकेमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ना, बेसिकली एक एंजाइम है। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो हमें जो CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया,
उसको तो साइटोकेमिस्ट्री के लेवल पर अगर रिपोर्ट्स देखनी है तो एक एंजाइम होता है जिसको NAP बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिक एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं, एक तो माइलॉइड माइलॉइड ल्यूकेमॉइड माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन करके एक पिक्चर होती है, डिजीज होती है, ठीक है। उसमें और जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है CML, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करती है। किसी भी रीजन की वजह से ये भी तो हो सकता है कि माइलॉइड की सीरीज में कि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन आ गया ड्यू टू एनी रीजन लाइक वायरल इटियोलॉजी, तो ल्यूकोसाइटोसिस क्रिएट तो हो गया, ठीक है, बट दैट टू वो एक ल्यूकेमॉइड रिएक्शन है, इट विल प्रेजेंट लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, लेकिन वो एबनॉर्मेलिटी है नहीं, बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन है नहीं। CML इज अ जेनेटिक म्यूटेशन प्रॉब्लम। तो इसमें जो सेल का कोई भी उठाओगे, कोई भी ल्यूकोसाइट उठाओगे तो म्यूटेशन मिलना ही मिलना है। तो माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन इज जस्ट लाइक अ कॉपी पिक्चर ऑफ CML, ठीक है, इट्स नॉट अ रियल कैंसर। तो NAP वैल्यूज जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं न्यूट्रोफिलिक एल्कलाइन फॉस्फेटेस इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में, कि CML के जो NAP वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो और माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के NAP के वैल्यूज। अब देखो फंडा सिंपल है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में माइलोब्लास्ट पे प्रिकर्सर स्टेज में अरेस्ट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इफेक्ट हो जाएगी, तो बनेगा ही नहीं। न्यूट्रोफिल हमारा आ ही रहा था माइलॉइड सीरीज से, अब मान लो न्यूट्रोफिल आया नहीं तो न्यूट्रोफिलिक एल्कलाइन फॉस्फेटेस का वैल्यू कम जाएगा, जब बना ही नहीं मैच्योर न्यूट्रोफिल सही तरह से। माइलॉइड ल्यूकेमिया में एट दिस पॉइंट माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन इज क्या कहते हैं, एक स्यूडो पिक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है माइलोब्लास्टिक स्टेज में या प्रिकर्सर स्टेज में। द सेल्स फॉर्म्ड आर नॉर्मल बट इन लार्ज नंबर, वो ल्यूकोसाइटोसिस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाई टू डिफरेंशिएट माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया वी गो विद द वैल्यूज ऑफ NAP। NAP इस केस में एलिवेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स तो नॉर्मल बन रहे हैं, मेच्योर बन रहे हैं, बस नंबर ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए NAP scores are elevated in myeloid leukemia reaction. However, NAP values decrease या go back to normal in CML with treatment. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ये NAP की बात करूँ तो NAP बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि NAP जो होता है, NAP एंजाइम के वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैच्योरिटी ऑफ माइलोब्लास्ट। वो बेसिकली ये एंजाइम हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैच्योर सेल है, अगर न्यूट्रोफिल मैच्योर है तभी तो न्यूट्रोफिलिक एल्कलाइन फॉस्फेटेस बन के आएगा, अब वो मैच्योर ही नहीं है तो NAP वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो साइटोकेमिस्ट्री भी देख लिया हमने, और भी बहुत सारी मतलब एक आपको डायग्नोसिस हेल्प करने के लिए भी और भी लैब रिपोर्ट्स है, जैसे कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो यूरिक एसिड के लेवल्स। तो सीरम यूरिक एसिड एलिवेटेड होगा, हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हाइपर मेटाबॉलिज्म की पिक्चर क्रिएट होगी, तो हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकता है रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी लैब रिपोर्ट्स है। अब हम ट्रीटमेंट, अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान की बात करूँ CML में, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करना ही है हमें, अगर पेशेंट को अनीमिया हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना ही होना है, ठीक है, तो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक, और प्लेटलेट कंसंट्रेट हमें देना ही देना है क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है पेशेंट को। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए हमें प्लेटलेट कंसंट्रेट तो देना ही है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेस देन 20,000 दिखा रहा है तो उन केसेस में रेगुलर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हैमरेज हो सकता है, तो बेसिकली हैमरेज कैन बी द कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट्स, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, पता भी नहीं लगा और पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो बेसिकली ये तो हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थी। जो मेन ट्रीटमेंट है या फिर टारगेटेड थेरेपी है, तो मेन ट्रीटमेंट जो है हमारा, जिसको हम लोग टारगेटेड थेरेपी भी बोलते हैं, वो ड्रग है इमाटिनिब। अब इमाटिनिब क्या है? बेसिकली इमाटिनिब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, बेसिकली इनहिबिटर है। वो किसको इनहिबिट करता है पहले ये समझना जरूरी है, वो टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी पैथोजेनेसिस में कि आपका जो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द टायरोसिन काइनेज जो एक्टिविटी है टायरोसिन काइनेज की, वो गवर्न होती है किससे? ABL जीन से, ठीक है। तो जो ABL काइनेज है, ABL काइनेज ही डिसाइड करेगा कि टायरोसिन काइनेज कितना काम करेगा। तो जब यहाँ पे ABL फ्यूजन जीन बना
तो कॉपीज़ एबीएल की ज़्यादा हो गई, तो जब एबीएल की कॉपी ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन टायरोसिन काइनेज का होगा या फिर एक्टिविटी बढ़ जाएगी टायरोसिन काइनेज की। उसी वजह से सेल के डिविजन्स, सेल के मेटाबॉलिज्म, सेल का सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इमाटिनिब बेसिकली एक ओरल थेरेपी है एंड दिस कंप्लीटली बाइंड्स टू एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ये क्या करता है कि कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स टू एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, ऑफ एबीएल काइनेज टू एटीपी बाइंडिंग साइट्स। एटीपी तो यूज़ करेगा ही, कोई एंजाइम अगर काम करेगा तो एटीपी यूज़ करेगा। अब जहाँ पे एटीपी लगना है वहीं उसको ब्लॉक कर दिया तो फिर वो एंजाइम काम ही करना बंद हो जाएगा। बाइंडिंग साइट्स ऑफ एबीएल काइनेज, ठीक है, एबीएल काइनेज को बंद कर दिया हमने प्रोटीन को, तो इससे क्या होगा कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो कम हो जाएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन कम हो जाएगा तो बीसीआर एबीएल फ्यूजन प्रोटीन जो है वो सही से काम नहीं करेगा पूरी तरह से। तो इमैटिनिब बेसिकली क्या कर रहा है कि इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन ऑल दी सेल्स हैविंग बीसीआर एबीएल पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये जो इमैटिनिब है इट इज कॉजिंग एपोप्टोसिस एक तरह से, क्योंकि टायरोसिन काइनेज अब काम ही नहीं कर रहा है। एपोप्टोसिस ऑफ ऑल सेल्स हैविंग, ये ध्यान रखना कि जिन सेल्स के अंदर बीसीआर एबीएल फ्यूजन जीन जो है पॉजिटिव है उन्हीं सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद और भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तो अब जैसे मान लो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है, और इंटरफेरॉन गामा भी प्ले कर सकता है इनमें रोल। इंटरफेरॉन गामा बेसिकली वी आर यूजिंग दिस। इंटरफेरॉन अल्फा हम यूज़ कर सकते हैं इन केसेस में, लेकिन सिर्फ क्रॉनिक फेजेस में। जो क्राइटेरिया पढ़ाया था मैंने, अगर क्रॉनिक फेज में होगा लेस देन 10% एंड सिम्टम्स बहुत स्लो बल्कि सिम्टम्स आए भी नहीं हैं, बीसीआर एबीएल पॉजिटिव है एंड अलॉन्ग विद दिस द ब्लास्ट काउंट इज लेस देन 10%, ठीक। तो क्रॉनिक फेज में बेसिकली इंटरफेरॉन अल्फा कैन बी यूज। इंटरफेरॉन अल्फा जो ड्रग्स हैं दे कैन बी यूज इन क्रॉनिक phases of such conditions, phase of CML, ठीक। और बेसिकली कंप्लीट हेमाटोलॉजिकल रिमिशन देखते हैं इन 18 मंथ्स, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो इमैटिनिब से तो 18 मंथ्स के अंदर 97% रिमिशन होता है, ठीक है। इंटरफेरॉन अल्फा कीमोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी एजेंट्स जो हैं हमारे बोसल्फान, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हाइड्रोक्सी यूरिया भी है और स्प्लेनिक रेडिएशन भी दे सकते हैं, स्प्लेनेक्टमी भी करवा सकते हैं, ल्यूकोफेरेसिस भी करवा सकते हैं, बिकॉज ऑल दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पैथोजेनेसिस जो सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, उनको ही अगर आप क्या कहते हैं मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे तो बेसिकली सिम्टम्स को हम सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं। तो बेसिकली ये तो ट्रीटमेंट हो गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स बेसिकली प्रोग्नोसिस के लिए होते हैं। इंडेक्स फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ CML की पेशेंट सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट और कितने साल जिएगा या ट्रीटमेंट चल रहा है तो रिकवरी के कितने चांसेस हैं। तो इंडेक्स फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ CML हमारे पास बेसिकली 2 इंडेक्सेस होते हैं। एक तो है सोकाल इंडेक्स, ठीक, एक सोकाल है और एक हैशफोर्ड सिस्टम है, ठीक। तो सोकाल इंडेक्स या फिर हैशफोर्ड सिस्टम जो है, इनमें ये 2 इंडेक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्लेटलेट काउंट, एज, स्प्लीन साइज, सर्कुलेटिंग ब्लास्ट, साइटोजेनिक जेनेटिक चेंजेस, तो ये सोकाल के अंदर ये फैक्टर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं। हैशफोर्ड सिस्टम में ये सारे हम लोग जो क्राइटेरियाज हैं यूज़ करते हैं, जैसे फैक्टर्स हैं प्लेटलेट काउंट, एज, स्प्लीनिक साइज, सर्कुलेटिंग ब्लास्ट, साइटोजेनेटिक चेंजेस। बट ये जो हमारा हैशफोर्ड सिस्टम है, इसमें एक फैक्टर अलग है। इसमें ये फैक्टर अलग है कि बेसोफिल और एज़ोनोफिलिक काउंट हैशफोर्ड सिस्टम के अंदर ये फैक्टर लिया जाता है अकाउंट में टू इवैल्यूएट द प्रोग्नोसिस ऑफ CML। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द इंडेक्सेस यूज्ड फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ CML, तो हैशफोर्ड इज बेटर बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट बेसोफिल एंड एज़ोनोफिल परसेंटेजेस। बाकी सेम है, स्प्लीन साइज, सर्कुलेटिंग ब्लास्ट, एज क्या है पेशेंट की, ठीक है। तो ये होगा इंडेक्सेस ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ CML। सो आई होप आप लोग को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई।
हर एक चीज़ जो मैंने बताई है, इन्हीं को ही यूज़ करके आप एक क्वेश्चन को क्रैक कर पाएँगे। अगर मैं बोलूँ कि माइलोब्लास्ट इतने हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि फलाना-फलाना सेल्स दिख रहे हैं, प्रोमाइलोसाइट मिल रहे हैं, ये सेल्स भी हैं, वो सेल्स भी हैं। लेकिन मैं अगर ये लिख दूँ उसमें उसके बीच में कि बेसोफिलिया इंक्रीज़ है या फिर बेसोफिलिया इज़ ऑब्जर्व्ड इन पेरिफेरल स्मीयर ऑफ द पेशेंट, तो इट इंडिकेट्स कि वो सीएमएल की बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? सिर्फ़ एक किसी फैक्टर को यूज़ करके हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते। आई होप आप लोग को सीएमएल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एएमएल है, एएलएल है, सीएलएल है, एक-एक करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।